नमस्कार दोस्तों। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपना कमाल दिखाने लगी है? क्या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हथियाने की साजिश फेल होने लगी है? क्या नरेंद्र मोदी के राम मंदिर को लेकर किए जा रहे ड्रामे को अब देश भर के में पहचाना जाने लगा है और इसे एक राजनीतिक शगुफे से अधिक तमाम सारे लोग नहीं मानते हैं? क्या इस देश के 70% हिस्से में लोग नरेंद्र मोदी को अब नकारने लगे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी लगातार अपने आप को बढ़ा रही है, जोड़ रही है और सबसे सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही है? इन्हीं सारे विषयों पर आपके साथ में चर्चा कर, आज सबसे बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान की प्रारूप समिति के निर्माता हैं, उनके पोते को, प्रकाश अंबेडकर को सादर आमंत्रण देकर के बुलाया था। 22 तारीख के लिए आमंत्रित किया था कि नरेंद्र मोदी के शो में वो एक अंबेडकर जी का नाम भी जोड़ सके। लेकिन हुआ क्या? प्रकाश अंबेडकर ने न सिर्फ उनका आमंत्रण ठुकराया, बल्कि कहा यह तो मेरे दादा की विचारधारा के बेहद खिलाफ है। मेरे दादा साफ रूप से कहते थे कि राजनीति में धर्म और पंथ देश से ऊपर नहीं हो सकता है। राजनीति देश के लिए होती है, धर्म और पंथ के लिए नहीं। और देश के लोगों के, देश के दबे कुचले लोगों के, देश के दलितों के, सबके कल्याण के लिए राजनीति होती है। तो यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम है, चुनाव जीतने का एक प्रपंच है और इसलिए मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होऊंगा। ये इतना शानदार जवाब दिया है, ये उसी तरीके का जवाब है जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे, जो आज पूरे हिंदुस्तान में दलितों के सबसे बड़े नेता हैं और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी और सबसे पहली राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी के आज मुखिया है। यही शब्द श्रीमती सोनिया गांधी की तरफ से आए थे। तो इससे आप समझ सकते हैं, सबने एक बात कॉमन कही, जो बात राहुल गांधी ने कही कि धर्म किसी एक की ठेकेदारी नहीं, धर्म हम सब का है और हम सब धर्म से हैं, लेकिन धर्म हमारा निजी विषय है और भगवान को बेचने का हमारा काम नहीं है। उन्हें शर्ट पे चिपकाना काम नहीं है, उन्हें दिल में रखना है, उनके आदर्शों को अपनाना है, यह धर्म है। तो इतनी बड़ी बात होने के बाद अब नरेंद्र मोदी, जो बार बार उनकी भारतीय जनता पार्टी बार बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एन केन प्रकारेण अपने में कैसे खींच लिया जाए, कैसे उन्हें बताया जाए जैसे कांग्रेस पार्टी के जन्म लेने से मरने तक कांग्रेस पार्टी के ही नेता रहे और बहुत बड़े नेता रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको भारतीय जनता पार्टी खींच लेती है और पटेलों के वोटों पर अपना प्रतिनिधित्व बनाने की कोशिश करती है। ऐसे ही दलितों पे बनाने की कोशिश करने के लिए अंबेडकर जी को कर रही थी। इसी तरीके से कमोबेश वो कभी लाल बहादुर शास्त्री को करती है, कभी सुभाष चंद्र बोस को करती है और सबको ठगा। अंततः कुछ वक्त तक उनके परिजन भ्रमित हुए, लेकिन अंततः वो लौट के आए और उन्होंने कहा कि हमें ठगा गया। यही बात सुभाष चंद्र बोस के भी पोते ने कही, यही बात कही जो है लाल बहादुर शास्त्री के परिवार ने, और यही बात लगातार सारे कहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब कुछ नहीं मिलता है तो इसी तरीके से तोड़फोड़ का धंधा करते हैं और वो कर रहे हैं। तो संविधान की मूल धारणाओं के विपरीत जब आप व्यवहार कर रहे हो तो संविधान के आप प्रारूप तैयार करने वाले का पोता कैसे आपके साथ खड़ा हो सकता है? बड़ा संदेश दे दिया प्रकाश अंबेडकर ने। चलिए, प्रकाश अंबेडकर की बात हुई। अब बात आती है
कि किस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज 5वां दिन है और वो 5वें दिन मणिपुर से शुरू होकर के नागालैंड पहुंची और नागालैंड के बाद में आज असम पहुंच गए। सबसे बड़ी बात थी कि मणिपुर में मणिपुर के लोगों के दर्द को साझा किया। और आज की खबर आप देखिए, जो राहुल गांधी ने कहा था कि मणिपुर को नरेंद्र मोदी ने आग लगा दिया है, 2 टुकड़े कर दिया है और देश को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, वो साबित हुआ। आज फिर मणिपुर में 2 हमारे जवान शहीद हो गए, उन पर हमला हुआ। यह संघर्ष ऐसा हो गया है जैसे भारत पाकिस्तान का हो, जैसे भारत चीन का हो या किसी का हो। हालांकि आजकल तो नरेंद्र मोदी चीन के आगे सिर झुकाए खड़े रहते हैं। देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, इसलिए अब क्या कहेंगे। और झूठ क्या बोलते हैं कि साहब हम इस देश के 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से नीचे ऊपर उठा दिया। और हालत ये होती है कि इस देश के 21.5 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा रखने की बात वो खुद कहते हैं, संसद में कहते हैं। इस देश के 81 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पर जीवित हैं, ऐसी स्थिति में यदि नरेंद्र मोदी कहें कि उन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया, तो अब इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि लोगों की अपनी आमदनी कम हो गई, अपनी बचत कम हो गई और ऐतिहासिक रूप से कम हो गई। जब से देश की अर्थव्यवस्था खड़ी हुई तब से लेके आज तक सबसे बुरी हालत में देश पर अथाह कर्ज हो गया है और चारों तरफ से हम घिर गए हैं। तमाम योजनाओं की जो घोषणा होती है उनमें 80% डंप हो जाती। तो इस तरह से सिर्फ झूठ का, और इस झूठ का ही नमूना था कि मणिपुर से नागालैंड और नागालैंड से असम तक को जोड़ने वाली जो सड़क है वो भी जर्जर हालत में, जो कि एक अच्छी स्थिति में हुआ करती थी। और उसके नाम पर जब कहते हैं कि हमने इतनी अच्छी सड़क कर दी, वो भी जर्जर है। जब आज राहुल गांधी आ रहे थे तो उससे, उसके वीडियो से बात प्रमाणित होती है। और एक बात इसमें जोड़ेंगे कि मुझे आज भी याद आता है, नितिन गडकरी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम किसी को 1 रुपए फ्री का नहीं देंगे, कि दिव्यांग के नाम पे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पे, पत्रकारों के नाम पे या किसी के नाम पे हम कोई फ्री नहीं करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल मत करिए, हम भी कहते हैं मत करिए, लेकिन फिर आप भी फ्री मत लीजिए। आपकी पार्टी के लोग फ्री ना ले, सांसदों विधायकों को भी फ्री लेने का हक नहीं है, मंत्रियों को भी नहीं है और इस देश के जजेस को भी नहीं है, फिर तो किसी को नहीं है। लेकिन आप में यह क्षमता नहीं है। आप वास्तव में सिर्फ अपने लिए करेंगे, बाकी सबका खा जाएंगे। तो आप जो कहते हैं मुफ्तखोरी, तो एक तरफ आपके नरेंद्र मोदी तमाम सारी रेवड़ियां बांटने की बात करते हैं चुनाव जीतने के लिए, दूसरी तरफ आप उसे मुफ्तखोरी बता देते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन दिया है उनके लोगों को छूट मिलनी चाहिए। उन लोगों को छूट मिलनी चाहिए जो लोग इस देश के लिए तमाम सारी चीजें, कांग्रेस सरकार में सीनियर सिटीजन को हो या दूसरे लोगों को, सबको मिलता था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार किया कि अपने मैनिफेस्टो की जो कमेटी की बैठक की, उस बैठक के बाद में फैसला लिया कि हम जनता को ऑप्शन देंगे, वो बताए हमारे मैनिफेस्टो में क्या हो, उसके लिए क्या होना चाहिए इस सरकार में, यदि हम सरकार में आए तो हम उसके लिए क्या करें। तो ये एक बड़ी चीज करी है, तो इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। तो चलिए, आज राहुल गांधी असम पहुंच गए और जब वो असम के जोरहाट में इंटर किए, असम में अथाह भीड़ ने उनका स्वागत किया। रोज वहां के भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शोर मचाते हैं, तमाम सारी चीजें कहते हैं, और जब वहां राहुल गांधी पहुंचे तो साहब उनकी सारी सीमाएं टूट गई। नरेंद्र मोदी और हेमंत बिस्वा शर्मा का सारा नैरेटिव टूट गया और वहां जनता उमड़ पड़ी। और जिस तरीके से राहुल गांधी का वह सफल कार्यक्रम रहा, राहुल गांधी ने वहां याद किया शंकरदेव को,
और कहा हमने यहां विचारों के साथ में असम को जिस तरीके से बनाया, जिस तरीके से जोड़ा, तो आज उसे जब तोड़ा जा रहा है, कहीं जातियों में, कहीं धर्म में, कहीं क्षेत्र में, तो उस स्थिति में इसको बहुत जरूरत है जोड़ने की, हर व्यक्ति का दर्द समझने की। और उसको लेके उन्होंने बात की और उन्होंने कहा आज हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में है। असम पहुंचकर मुंह पर हेमंत बिस्वा शर्मा को उनकी और नरेंद्र मोदी की जो डबल इंजन सरकार है उसको उन्होंने ललकार दिया। राहुल गांधी की ललकार का यह असर हुआ कि सारी भाजपा बिलबिला पड़ी है, हालत बिगड़ी हुई। लेकिन आप बिगड़े रहिए, राहुल गांधी अपने पर अडिग है और वो लड़ रहे हैं। और उनकी लड़ाई सिंपल सी लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई देश के और देश के मुद्दों को लेके है। और जब मुद्दों को लेके होती है तो निश्चित रूप से बड़ी बात होती है कि कैसे। कल एक बड़ी घटना हुई, हमें याद होगा कि गालवान में 2020 में चीन के लोगों ने हमारे सैनिकों को पीट पीट कर मार डाला था, हमारे 2 दर्जन सैनिक मार डाले गए। और अब फिर एक बार चीन ने हमारे सैनिकों पर 2 बार बातचीत के दौरान हमला किया, उन्हें घायल कर दिया। लेकिन हमारी सरकार इन सारी चीजों को छिपाती है और बताती है। तो यह स्थिति आज रोहित वेमुला को इंसाफ देने की बात होती है, क्योंकि वो दलित था इसलिए उसको ये कर दिया गया। तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक न्याय का सिद्धांत आता, इसीलिए राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। उसके साथ जो अन्याय हुआ दूसरे और बच्चों के साथ ना हो, इसको लेके वो लड़ रहे हैं। और इसी को लेकर के उन्होंने असम में भी हमला बोला। और जब ये बोलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, भाजपा सरकार क्या करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके जैसी विचारधारा की पार्टियां और सरकारें क्या कहती हैं, हम अयोध्या फ्री ले जाएंगे। अरे अयोध्या फ्री ले जाएंगे, ये क्यों नहीं कहते हम इस देश के बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे, उन्हें योग्य शिक्षा देंगे, उन्हें योग्य बनाएंगे, उन्हें पूरी दुनिया में, वो देश में और दुनिया में इतने योग्य हो कि वो खुद अपने पैसे से अयोध्या जा सके। क्योंकि धर्म तीर्थ अपने पैसे से होता है, तब फलित होता है, सरकार के पैसे से नहीं। तो इस बात को समझना होगा कि तीर्थ कब फलित होता है। तो इस चीज को और इसी को लेकर के समझना पड़ेगा कि कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की सरकार है बिहार में, और इस सरकार ने एक फैसला लिया कि हम यहां के युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसके लिए हम 95 लाख गरीब परिवारों को, 95 लाख गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देंगे, जिससे वो रोजगार कर सकें और अपना जीवन सम्मान के साथ यापन कर सके। हम उन्हें भीख नहीं देंगे। तो यह स्थिति है। तो जब यह चलता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। वही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर वो हुआ है कि तमाम जगह पर कांग्रेस पार्टी आज एक्टिव हो गई है। हरियाणा में घर घर कांग्रेस, इस अभियान के साथ में दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और तमाम कांग्रेस के नेता निकल पड़े, जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो सब निकल पड़े हैं। और वो अब घर घर जाकर के लोगों को सच से अवगत करा रहे हैं कि कैसे कैसे आपको बर्बाद किया गया है, कैसे किसानों को बर्बाद किया गया है, कैसे कामगारों को बर्बाद किया गया है, कैसे छात्रों का जीवन बर्बाद किया गया है, बेरोजगारी और महंगाई में आपको घुस दिया गया। क्यों ये हुआ, क्यों है? क्योंकि आपका पैसा निकाल करके आपकी जेबों से चंद पूंजीपति जो नरेंद्र मोदी के प्रिय मित्र हैं, उन 2-3 मित्रों को सौंप दिया गया है। इस देश का सारा पैसा उन्हें सौंप दिया गया है। तो यह स्थिति, इसलिए आपसे से अधिक जीएसटी वसूला जाता है, आपसे पैसा वसूल कर लूट कर उनकी जेब में भर दिया जाता है इन सारी चीजों से। और किसानों को मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। 1 लाख से अधिक किसान पिछले 9 साल में मर गए। 9 साल भी नहीं, 8 साल। अब आप समझिए, इतने किसानों को मरने के लिए मजबूर कर दिया। आप संख्या सोच के सोचिए। और मंत्रालयों में पैसा नहीं है, वास्तव में कर्ज पे सरकार चल रही है।
तो यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से जेब पे डाका डालना और दूसरी चीजें होती हैं उनको आप समझ सकते हैं। कमोवेश आम आदमी पार्टी भी इससे अछूती नहीं, वो भी कहीं पे सुंदरकांड का पाठ का ड्रामा करती है, कहीं पे तीर्थ यात्रा के नाम का वो करती है, कहीं ऐसे ही करती है, और वो भी करती है। और उसने भूल गई जो वो एजेंडा लेके आई थी कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी चीजें, और इन सब में लूट का सिर्फ जरिया हो गया, भ्रष्टाचार का जरिया हो गया। तो निश्चित रूप से सवाल उठता है कि क्या है। तो आज विचारधाराओं की लड़ाई है कि एक देश को बनाने की विचारधारा है, हर व्यक्ति को एक सामाजिक न्याय देने की विचारधारा है, जो जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस देश को नफरत में डाल के, दूसरी और चीजों में डाल करके खत्म कर देना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से। और हमारे प्रधानमंत्री बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं, तमाम जगह बोलते हैं, कहीं इसको लेके बोलते हैं कि गरीबी से निकाल दिया, कहीं इसको लेके बोलते हैं कि हमने स्टार्टअप और दूसरी चीजें शुरू करी, उससे युवाओं का भविष्य बन गया और न जाने क्या हो गया। और तीसरी तरफ पिछली सरकारों को बदनाम करने के लिए मनमोहन सिंह के उसको कोट करते हैं कि साहब जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश में सबके लिए विकास का होना चाहिए, जिसमें हमारे अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, दूसरे और सबको विशेष तौर पे समृद्ध करके बराबर पे लाना चाहिए जो पिछड़े हुए हैं, क्योंकि सब पूरा देश बराबरी पर आए। उसको उन्होंने हटा करके सिर्फ मुसलमान केंद्रित कर दिया कि सिर्फ मुसलमानों को सब कुछ मिलना चाहिए, जबकि ऐसा उन्होंने कभी कहा नहीं था। हालांकि मैं धन्यवाद करूंगा कुछ लोगों का, उन्होंने वो दोनों वीडियो निकाल करके और सच बताने की कोशिश की, तो यह स्थिति होती है। राम जन्मभूमि के मुक्ति कराने को लेकर के जो तमाम सारा आंदोलन हुआ, सबका हुआ, उसका पूरा क्रेडिट खुद ले लेते हैं, जबकि पूरे मुकदमे में, पूरे उस प्रक्रिया में, पूरी न्यायिक लड़ाई में कहीं पर भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का कोई वकील उनका सहयोग भी नहीं कर रहा था। और जिन शंकराचार्यों ने आज सच बोला है और उन्होंने कहा है दिव्यांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, जो शास्त्रों के मुताबिक, उस पर उन पर हमला जब बोला जा रहा है, तो एक बताना जरूरी है कि जिन शंकराचार्यों पर हमला किया जा रहा है, आज यदि सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कहीं किसी भी कोर्ट से आप जो मुकदमा जीते हैं, वो जो शंकराचार्यों ने वहां पर पैरवी की, उन्होंने वहां पर जाके, वो मुकदमे में वादी भी थे, मुकदमा लड़े, और उन्होंने मुकदमा लड़के इसमें वहां तथ्य, शास्त्रों के तथ्य और दूसरे तथ्य प्रस्तुत करके किस तरीके से आपको बाबरी मस्जिद वाले मामले में, विवाद में आपको एक न्याय दिलाया है। अब वो कितना न्याय है वो अलग विषय है, लेकिन आज जब आप क्रेडिट लेते हैं तो इसका क्रेडिट आपको नहीं बल्कि उन शंकराचार्यों को जाता है, क्योंकि यदि अदालतों से आप जीतते नहीं तो यह मंदिर बनने की स्थिति नहीं आती, यह ट्रस्ट नहीं बनता। हालांकि मस्जिद का गिराया जाना निश्चित रूप से दुखद था। मैं एक बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। महात्मा गांधी ने कहा था, राम राज्य से मेरा मतलब हिंदू राज्य नहीं है, राम राज्य से मेरा मतलब हिंदू राज्य नहीं है, मेरे राम राज्य का अर्थ है ईश्वर का राज्य। मेरे लिए राम और रहीम एक ही हैं, और सत्य और धार्मिकता के ईश्वर के अलावा किसी और ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, यानी हर जन के हित के लिए है। यह बात उन्होंने जब कही थी तो आप समझ लीजिए, यह बात वो बार बार कहते रहे, और यही बात राहुल गांधी आज कहते हैं कि मैं हर धर्म का बराबर सम्मान करता, मेरी पार्टी करती है, लेकिन हम किसी को रोकते नहीं है कि वो न जाए, जिसका जहां पर मन करे वहां जाए, जब मन करे जाए। सिर्फ यह राजनीतिक कार्यक्रम है इसलिए हम नहीं जा रहे, तो बेहतर चीज है, हम देश के लिए जाएंगे, देश को जोड़ने के लिए जाएंगे, हम देश के लोगों के हकों के लिए जाएंगे, न्याय के लिए जाएंगे, नफरत के लिए नहीं। जय
है।